आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी बुक जो बिहार बोर्ड का है उसके दूसरे लेसन को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है 20 का दांत। इनका लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। नलिन बिलोचन शर्मा, तो देखिए नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। बदरघाट, यही आपको देखिए इसको याद रखना है बस। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बदरघाट में हुआ था। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को हुआ था। ठीक, वे जन्मना भोजपुरी भाषी थे, वह भोजपुरी भाषा को जानने वाले थे। ठीक, आगे कह रहा है और इनके माता का नाम रत्नावती था और पिता के नाम था रामावतार शर्मा, पंडित रामावतार शर्मा। ठीक है, और इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ से याद रखिएगा कि 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे और इनका जो मृत्यु हुआ वो 12 सितंबर 1961 में हुआ था। ठीक है, 12 सितंबर 1961 में। चलिए इनके द्वारा कुछ किताब है साहित्य, उनको याद रखना है। जैसे हो गया, यहाँ से देखिए इनकी छोटी मोटी कहानियाँ केसरी कुमार तथा नरेश कुमार के साथ काव्य संग्रह में है नकेन के प्रपद्य और नकेन के दो सरल मिश्र गंधावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ है और संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ है। तो बस इतना ही याद रखना है। इसके बाद चलिए हम लोग आते हैं कहानी पर। तो देखिएगा, समझिएगा, 20 के दांत हम लोग कहानी पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा कि सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। देखिए सेन साहब जो है ना वो नया मोटर कार लिए थे, मोटर गाड़ी। अब बंगला जान भी करते हैं, बड़े लोग के लिए बड़ा महल को ही बंगला कहा जाता है। तब बंगले के जो सामने बरसाती मतलब क्या होता है कि जहाँ गाड़ी मोटर रखने के लिए कराकट जैसा छा नहीं देते हैं ऊपर से टीना उना, ताकि गाड़ी बरसात में भीगे नहीं, तो या धूप उप से बचा रहे, उसी को बरसाती कहते हैं। तो सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने खड़ी है, काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड गाड़ी का नाम है स्ट्रीमल इंड। जैसे कोयल घोंसले से कब उड़ जाए, इतना मतलब चमकता हुआ था कि सेन साहब को इस कार पर नाज है। यानी सेन साहब को कार पर क्या है? नाज है। बिल्कुल नई मॉडल, उस समय 7,500 की आई है। यानी कितना के कार आया था? 7,500 के। आगे सुनिएगा, आगे है कि काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो, कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर का मतलब होता है ड्राइवर। ठीक है, क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो। मेम साहब कौन है? सेन साहब की पत्नी। मेम साहब की सख्त बने होता है कड़ा, सख्त ताकीद है। ताकीद का मतलब ऑर्डर है, यानी आदेश है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास भटकने ना पाए। यानी खोखा खोखी का मतलब होता है बच्चा बच्ची, यानी गाड़ी के पास कोई खोखा खोखी ना भटकने पाए। ठीक है, तो थोड़ा सा समझिए। यानी सेन साहब जो के नई मोटर कार आई थी स्ट्रीमल इंड, एकदम कैसा थी? काली चमकती हुई और बरसाती में खड़ी हुई थी। सेन साहब को इस पर नाज था और चमक ऐसी कि इसमें अपना मुंह देख लें। अगर कहीं धब्बा दिखाई दे देता तो क्लीनर और सोफर यानी क्लीनर और ड्राइवर पर सामत ही समझो। ठीक है, मेम साहब के कहना था कि इस गाड़ी के पास बच्चा बच्ची कोई भटकने ना पाए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इतना समझ में आ गया? आगे देखिए, आगे है कि लड़कियां तो 5 बड़ी सुशील है। लड़कियां सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं? 5 है, और 5 बड़ी सुशील है। 5 ठहरी और 100 लड़कियां, तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत है। मिस्टर और मिसेज सेन, मिस्टर मतलब पुरुष और मिसेज मैंने उनकी पत्नी, मिस्टर और मिसेज सेन उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए
उसकी उन्हें ऐसी तालीम दी थी। मतलब लड़की लोग के क्या होता है कि ये करना है ये करना नहीं है, मतलब उन लोग के थोड़ा ज़्यादा कड़ा रुख अपनाया जाता है लड़की लोग पर। आगे सुनिए कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, कठपुतली कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। ठीक है, वे कभी किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं, यानी जो लड़कियां थीं किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं थी, वे दौड़ती हैं और खेलती भी हैं, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। ठीक है, अपने होठों पर वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तरीकाएं भी अगर उनसे कुछ सीखना चाहे ना तो सीख ले। यानी कहते हैं नलिन कि अगर इनसे कोई सोसाइटी की तरीकाएं भी सीखना चाहे तो सीख ले। नलिन मिलोचन शर्मा, अपने मतलब लड़की पर नाज है इनको। ठीक है, सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने नहीं सुना। सेन परिवार के मुलाकाती रस्क के साथ अपने शरारती बच्चों से खींचकर कहते, अब मतलब रस्क का मतलब होता है इरिसिया, जो उनके अगल बगल के लोग हैं। सेन परिवार के मुलाकाती जो रस्क है अपने शरारती बच्चों से खींचकर कहते, खिसियाकर कहते कि एक तुम लोग हो। नहीं होता है अगल बगल किसी के क्या होता है कि घर के लड़का अगर बढ़िया है तो या लड़की बढ़िया है तो अपने घर ताना सुनने के लिए बेटा बेटी को मिलता है कि देख फलानवा के बेटा ऐसा है कि तू कैसन है। ये तो सब लोग जानते होंगे कि तो अपने बच्चों से खींचकर कहते कि एक तुम लोग हो और एक मिसेज सेन की लड़कियां हैं। अब ये फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में कुछ नहीं रह सकता। सो जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक का कोई खास खतरा नहीं है, लेकिन खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यह नहीं कि मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते। समझिए, यानी सेन साहब की 5 गो लड़कियां हैं और उनमें से एक खोखा है। यानी खोखा कहने का मतलब उनका एक छोटा लड़का है। ठीक है, मात्र एक ही लड़का है। ठीक है, सबसे छोटा है, माने पांचों लड़कियों में सबसे छोटा कौन है? खोखा है। ठीक है, अब खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों की तारा है। यह नहीं है कि मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो ये है कि खोखा का अभिभार तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद है। आता है क्वेश्चन कि खोखा किन मामलों में अपवाद है, तो समझिएगा कि खोखा जीवन के मामलों में अपवाद है। उसे क्या करना है उसे खुद नहीं पता है, तो वो होता है जीवन के नियम में अपवाद। एक होता है कि घर के, और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियम का भी अपवाद हो, यानी कि वह घर के भी नियम के अपवाद था। अगर कोई मान लेते हैं, अपवाद का मतलब होता है न मानना। जैसे घर में कह देता कि यहाँ नहीं जाना है, चाहे तो वहीं जाता है लोग, तो ये होता है अपवाद। ठीक है, तो खोखा जीवन के नियम के साथ साथ वह घर के नियम के भी अपवाद था। इस तरह मोटर के खतरा हो सकता था तो खोखा से हो सकता था। आगे देखिए, बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये 5 सेन साहब की लड़कियां हैं। कौन कौन? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। पांचों हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे। यानी किनके लिए? लड़कियों के लिए घर में अलग नियम थे और दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग दूसरी। यानी यहाँ आप देख सकते हैं कि लिंग के आधार पर भी भेदभाव हुआ है। लड़कियों के अलग नियम और लड़कों के उनके लड़के के लिए अलग नियम। लड़कियों के लिए अलग शिक्षा, जबकि खोखा के लिए अलग शिक्षा और दूसरी तरह की शिक्षा दी जाती थी। कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा। बात तो सही है
कि जो खोखा है आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। यानी अभी से जो खोखा में क्या करने लगे, इंजीनियर के सपना देखने लगा। कौन? सेन साहब। अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्लित स्वभाव, खराब स्वभाव के अनुसार, दुर्लित माने होता है खराब, अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं। देखिए, एक बार की बात है कि सेन परिवार के क्या आते हैं? दोस्त आते हैं। भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं। ड्राइंग रूम किसको कहते हैं? अतिथि गृह को कहते हैं, ठीक है। तो भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है। ध्यान से समझिएगा, बातचीत होने लगता है उन लोग में। किन लोग में? दोस्त में और सेन साहब में चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे। देखिए, सेन साहब कहते हैं कि वह अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे। करेंगे क्या? कर रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, कहते हैं सेन साहब कि आजकल की जो पढ़ाई लिखाई है वो तो फिजूल है। वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। सेन साहब कहते हैं कि हम अपने बेटे को हम क्या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं कि खोखा 5 साल का हो रहा है। कि अब देखिए, किन लोग से? अपने दोस्त लोग से कहते हैं कि देखिए ना कि खोखा अभी 5 साल के हो रहा है। लोग कहते हैं कि उसे किंडर गार्डन स्कूल में भेज दो। यानी कौन स्कूल में? किंडर गार्डन स्कूल में भेज दो। लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करेंगे। इससे बच्चे की अंगुलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएंगी। हिंदुस्तानी लोग तो यही नहीं समझते, मतलब यही सब दोस्त से बात करते हैं, कहते हैं कि हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए लोग कहते हैं कि उसे किंडर गार्डन स्कूल में भेज दीजिए। तो हमने, सेन साहब कहते हैं कि हमने सोचा कि यहीं अभी मिस्त्री, बढ़ई मिस्त्री के साथ ठोक पीट किया करेगा। इससे बच्चे की उंगलियां औजारों से अभी से वाकिफ हो जाएंगी, ठीक है। अब सुनिए, एक दिन की बात है, एक दिन का वाकया है। वाकया का मतलब बात, एक दिन की बात है कि ड्राइंग रूम मतलब अतिथि रूम से सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उसमें एक साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे। एक दिन के बात है कि ड्राइंग रूम, अतिथि रूम कह सकते हैं, चाहे इसको दलान लोग कहते हैं। बिहारी लोग क्या कहते हैं कि दलान, कि दलान में सेन साहब और कुछ उनके दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। मतलब बहुत सारे दोस्त आए हुए थे। उनमें से एक साधारण हैसियत से अखबार नवीस थे। अखबार नवीस किसको कहते हैं? पत्रकार को कहते हैं, ठीक है। अखबार जो छापते हैं लोग, उन्हीं लोग के तो पत्रकार थे और सेनों के दूर रिश्तेदार भी होते थे। सेन साहब के दूर रिश्तेदार भी होते थे। आगे देखिए, रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा। किनका? पत्रकार के एक लड़का भी था तो खोखा से भी छोटा, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर, नहीं छोटा बच्चा होता है तो कोई हरकत कर देता है, तो उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा गया, किन से? उन पत्रकार महोदय से, कि बच्चा तो स्कूल जाता ही होगा। इससे पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते हैं, सेन साहब बड़बड़ाना शुरू कर दिए। सेन साहब ने शुरू किया, पत्रकार से पूछा जा रहा है कि आपकी माने जो बेटा है स्कूल तो जाता ही होगा। तो पत्रकार से पूछा गया, सेन साहब अपने में बड़बड़ाने लगे। कहते हैं कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। सुनिए, कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे ही बातें दोहराते हुए थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे, ठीक है। कि नहीं होता है कि जब आपसे कोई पूछ रहा है तो कोई दूसरा कोई जवाब देने लगता है तो आप क्या करिएगा? अपने मुंह को बंदे रखिएगा, मुस्कुराइएगा और क्या। तो
पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटिलमैन जरूर बने। जेंटिलमैन का मतलब होता है नेक आदमी। नेक आदमी जरूर बने, और जो भी कुछ बने उसका काम है कि उसे पूरी आज़ादी रहेगी, मतलब उसे पूरी तरह से आज़ादी रहेगी, कोई दबाव नहीं रहेगा। आगे चलकर जो भी बने उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रछंग व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। मतलब पत्रकार जब कहे तो सेन साहब ऐंठ गए। आगे सुनिए। तभी बाहर से शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे। तभी बाहर से शोरगुल हुआ और सेन साहब उठने लगे। तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का सोफर का मतलब ड्राइवर, एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी। कौन? औरत वह, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था, बार बार ड्राइवर की ओर झपटता था। सोफर का मतलब ड्राइवर। अब आगे सुनिए कि सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा। देखिए, सेन साहब जब आए औरत के पास तो थोड़ा सा रुक गई। तो सोफर कहता है, ड्राइवर कहता है सेन साहब से कि देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती तो मैंने मना किया, तो लगा कहने की जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुँह से उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठ, क्या होता है, सटे होठ को देखकर जब चुप थे तो वो भी चुप हो गई। अब सेन साहब ने बड़े संयत कठोर स्वर में कहा, थोड़ा सा कड़ी आवाज में, कि मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना फिर वह ऐसी हरकत ना करे। मैंने गाड़ी को छुए हुए नहीं, यहाँ से तुम मदन के ले जाओ। मदन की माँ, सुनिए आगे। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। यानी शायद ड्राइवर धक्का दे दिया था तो बाएं घुटना में खून बह रहा था, किसको? मदन को। तो पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद ढकेल दिया था और वह गिर पड़ा था। आगे सुनिए। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दिया और उसे चोट आ गई, तो आखिर कौन सी बड़ी बात हो गई? ठीक है थी। अब देखिए, लेकिन कहते हैं कि सोचिए कि अगर जो किरानी का बेटा कौन, मदन था, क्या करता था, उसके पिताजी इसके फैक्ट्री में काम करते थे, किसके? सेन साहब के। तो किरानी के बेटे को, किरानी किसको कहते? क्लर्क के बेटे को अगर ड्राइवर धक्का दे दिया तो कौन सा बड़ा बात हो गया? आगे सुनिए। अब आगे कहानी में ट्विस्ट आता है कि ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके। इसी वक्त क्या हुआ कि मोटर गाड़ी के पीछे से क्या हुआ, जब वहाँ से मदन की माँ चली गई अपने बेटे को लेकर, मदन को लेकर, तो थोड़ी देर के बाद वहीं ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके। सोफर भी दौड़ा, यानी कि ड्राइवर भी दौड़ा, और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ी की ओर चले। सभी ने देखा कि सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे थे, उसे थोड़ा सा मुस्कुरा के डांट रहे थे, और मोटर की पिछली पत्ती का लाल शीशा जो था वो चकनाचूर हो गया। देखिए, थोड़ा सा मदन गाड़ी को छुआ क्या था कि उसके ड्राइवर ने ढकेल दिया था, और जो उसी का किसका, सेन साहब के लड़का खोखा जो था, खोखा का नाम कासू था, याद रखिएगा, खोखा का नाम क्या था? कासू। तो खोखा जो था पिछली पत्ती का लाल शीशा जो था वो चकनाचूर कर दिया। तो सेन साहब उसे थोड़ा हल्की मुस्कुराहट से डांट रहे थे,
सेन साहब ने अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, अपने मित्र से कहते हैं, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू। कि हम जो कासू है, वो कासू किसको, खोखा को कहते हैं, अपने बेटे को कहते हैं कि बड़ा शरारती हो गया है, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, उसके कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। मतलब उसके कल पुर्जा मैंने बॉडी जिसको कहते हैं, बॉडी में इतनी अभी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद यह देखना चाह रहा है कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। अगर यही दूसरा कोई केवल छुआ था गाड़ी तो ड्राइवर उसको ढकेल दिया था, और देखिए खोखा तोड़ ताड़ दिया, मतलब गाड़ी के शीशा चकनाचूर कर दिया, तो उसे हल्के मुस्कुराहट से डांट रहे हैं और अपने दोस्त के सामने तारीफ भी कर रहे हैं। आगे सुनिए। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कारों की ओर चले। सेन साहब 4-5 साल का लड़का ये था खोखा, उसको जमीन पर रखकर अपने जो दोस्त हैं उनके साथ उनकी कार की ओर चले। अब देखिए क्या होता है कि उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी गाड़ी के पास पहुंचे। देखिए ध्यान से समझिएगा, मिस्टर सिंह थे, अपनी कार के पास पहुंचते हैं और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक अगले चक्के पर गई, गाड़ी के अगले चक्के पर गई। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा तो परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर तो बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ गए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो। जो उसका बेटा खोखा था कासू, किसका, सेन साहब के, उसी का कारनामा लग रहा है। तो मतलब कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू हवा निकाल दी हो। ड्राइवर, कौन, सेन साहब आदेश देते हैं कि ड्राइवर दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो, और हाँ कुर्सियाँ लॉन में लगवा दो। लॉन किसको कहते हैं, घर के बाहर जो पार्क जैसा होता है उसको लॉन बोला जाता है। तो बड़ा बड़ा लोग घर के बाहर क्या होता है, कुर्सी गार्डन जैसा बनाते हैं, उसी को लॉन बोला जाता है। और हाँ कुर्सियाँ लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। आगे सुनिएगा। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की हवा भी निकली हुई है। सुनिए, आगे वाला चक्का के तो हवा निकाल ही दिया था, पीछू वाला के निकाल दिया था। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। सोफर ने बताया, सोफर माने ड्राइवर ने बताया और पंप लाने चला गया। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी। मुखर्जी साहब एक थे, उनकी गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। जो पत्रकार महोदय आए थे और मुखर्जी दोनों यहाँ से चलते बने कि कहीं हमरो गाड़ी नहीं पंचर उंचर कर देगा, फिर जाने में दिक्कत होगा। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था। उनकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता है कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। इसी तरह के दूसरी बेमतलब की बातें होती रही दोनों के बीच। किसके, मुखर्जी साहब और सेन साहब के बीच बेमतलब की बातें होती रही, जब तक कि चक्कों पे पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। आगे सुनिए। रुखसत बनने वहाँ से चले न गए, ठीक है, मिस्टर सिंह वहाँ से चले न गए। अब सुनिए, अब एक और होता है। क्या होता है कि सेन साहब जब अंदर लौटे तो बेरा को मदन के पिता गिरधर लाल, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था, कलर का काम करते थे और आहते के माने एक कोने में वहीं रहते थे, आउट हाउस में, जिसको जैसे आहता है, बहुत सेन साहब के बहुत बड़ा हवेली था, महल था। अब बाहर बाउंड्री दिया गया था, वहीं के एक कोना में कौन, मदन के जो पिता, जो गड़िया छुआ था, मदन के पिता जो सेन साहब के फैक्ट्री में काम करते थे किरानी के कलर के रूप में,
तो वही रहते थे। सेने साहब के घर ही के पास एक आते के अंदर एक आउट हाउस था, मतलब बगल में एगो घर था, वही में रहते थे। तो अब मदन के पिता के नाम क्या था? गिरधर लाल। तो वो जो रहते थे तो उनको बुला लाने का हुक्म दिया गया। किसको? गिरधर लाल को, कि जाओ कि गिरधर लाल को बुला के लाओ। ठीक है, तो गिरधर लाल आता है। सुनिए कि गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। ठीक है, कि सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जो होता है जज के सामने खड़ा हो जाता है, उसे खड़ा हो गया एकदम सिर नवाकर। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज़ में कहना शुरू किया। सेन साहब थोड़ा सा ठंडी आवाज़ में कहना शुरू किया कि देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। शौक का मतलब होता है बिगड़ जाना। ठीक है, बहुत बिगड़ गया है, कह सकते हैं कि मदन आजकल बहुत शौक हो गया है, बिगड़ गया है, कि मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी गंदा किया वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। ठीक है, कहते हैं सेन साहब कि देखो गिरधर लाल कि आजकल जो मदन है बहुत बिगड़ गया है, कि मैं तुम्हारी और उसकी दोनों को भलाई चाहता हूँ। क्योंकि गिरधर लाल था, काम करता था कौन में, सेन साहब के फैक्ट्री में। तो उसकी भलाई कहने का मतलब कि नहीं तो मैं निकाल दूंगा, ऐसे मतलब डरवाने लगे कि देखो गिरधर लाल कि मदन आजकल बहुत बिगड़ गया है, कि मैं तुम्हारी और उसकी दोनों को भलाई चाहता हूँ, इसलिए गाड़ी गंदा किया तो अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। सुनिए आगे। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता है। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते हो। अब कोई बहुत बोले तो अब चुपे न रहना पड़ता है, और उस समय हालत कैसा हो जाता है आप लोग जान में ही करते हैं। उसे संभालने की कोशिश करो। कौन कहता है? सेन, कि उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए, क्वार्टर का मतलब होता है डेरा, उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों के आरामदेह शयनगार गूंज गया। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्म पत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। सेन साहब के पत्नी कहती है सेन साहब से कि गिरधर खुद समझदार आदमी है। नहीं, औरत क्या होती है कि मेरा औरत जो है औरत के बुराइये करेगी। ठीक है, औरत जो होती है औरतें के ओकर मेहररुआ उसन हो, नहीं कहती है कि मेहररुआ उसन ओकर बापुआ ठीक हवा, ओकर मैये बिगाड़ के रख देले हवा, ऐसे नहीं कहती है। सुने होंगे आप लोग कि गिरधर, उसकी पत्नी कहती है, किसके? सेन साहब के धर्म पत्नी सेन साहब से कहती है कि गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है कि मेरी तो तबीयत हुई, मेरी तो मिजाज हुआ, तबीयत का मतलब मिजाज होता है, कि मेरी तो मिजाज हुई कि कम वक्त की खाल उधेड़ दूँ। गिरधर ने ऐसे ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाएगा। स्पेयर द रॉड एंड स्वेल द चाइल्ड। देखिए यहाँ इंग्लिश शब्द दे दिया गया है, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। इसका मतलब होता है ना, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, कि ज़्यादा लाड़ प्यार करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। मतलब सेन साहब के धर्म पत्नी कहती है कि ज़्यादा लाड़ प्यार करने से बच्चे क्या होते हैं? बिगड़ जाते हैं। आगे सुनिए। माता सेन की नींद उचट गई, मतलब खुल गई। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर उतारी। ठीक है, अपनी खींच किस पर उतारी? मदन पर उतारी। कम वक्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है।
भिखमंगा कहीं का, खोखा के बराबरी करता फिरता है। जब घर पर आकर गिरधर लाल डांटने लगा किसको, मदन को, तो उसकी जो पत्नी थी, कौन, गिरधर लाल की पत्नी, तो पति पर बहुत खीस आ रहा था। बाकी पति का खीस किस पर उतारी, मदन पर उतारी, और खूब पीटी। और फिर वह रोने लगा तो कहती है कि कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है भिखमंगा कहीं के, मदन खोखा के बराबरी करता फिरता है। आगे सुनिए। मदन की आर्त रुदन रुक गई। खैरियत थी कि उसकी सिसकियां सेनों के शयनगार तक नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला था। अब आगे सुनिए, आगे क्या होता है कि दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला था, हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के आहते की बगल वाली गली में जा निकला। वहाँ देखिए, खोखा जो था शाम के वक्त बंगले के आहते, आहते का मतलब छलदेवाली जिसको कहते हैं, बंगले के छलदेवाली की बगल वाली गली में जा निकला। वहाँ धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। जो मदन था, नहीं गांव में क्या होता है कि आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था, लट्टू नचा रहा था। कौन, मदन। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। खोखा देखा, उसके जो मिजाज है एकदम मचल गया। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए लग गया, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। दूसरे लड़कों को कोई खास उज्र नहीं थी। खास उज्र का मतलब कोई खास तकलीफ नहीं दूसरे लड़के के हुआ, ठीक है। वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदों को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते थे, पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। उनका मदन के अपमान हुआ था, प्रताड़ित हुआ था मदन, कब जब ड्राइवर गाड़िया को छुआ था तो कब मंजूर हो सकती थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जाए यहाँ से। नहीं कहता है, अबे भाग जाए यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, है भी तेरे लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। कासू तैस में आ गया। तैस का मतलब होता है जोश, जोश में होश खो दिया। कासू जो है तैस में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर और अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल कि कोई उसे कुछ कर दे। उसने आओ देखा न ताओ, मदन को ये घूसा रसीद कर दिया, ये घूसा धर के जमा दिया पीठ पर। अब चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन कम मानने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का, दोनों को युद्ध के मजा लेने लगे। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की नहीं थी। जो यह लड़ाई थी वो हड्डी और मांस की नहीं थी, बल्कि बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। आहते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता है। आहते का मतलब होता है, अगर जो आहता के बहरी में लड़ाई हुआ था, अगर आहता के अंदर माने छलदेवाली के बहरी हुआ था लड़ाई, और छलदेवाली के अंदर अगर होता है उसके घर में, तो कासू जो था खोखा वो शेर हो जाता। वहाँ से 1 मिनट बाद वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। कहा जाता है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं। कब? जब उसी हालत में जब दूसरी वाला झोपड़ी वाला उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, मतलब अपने खिलाफ, झोपड़ी वाला के नहीं, महल वाला के साथ दे देते हैं ना, तो महल वाले जीत जाते हैं। लेकिन बच्चों को इतनी अकल कहाँ, उन्होंने न तो अपने दुर्दमनीय लीडर की मदद की, न तो मदन की मदद किया, और न ही माता पिता के मालिक के लाडले की। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए, मतलब लड़ाई खत्म होने के बाद वहाँ से भाग गए। आगे सुनिए। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता भी तो कहाँ, 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी, मार तो खाना ही है। डर था तो यही कि आज जो है मार और दिनों से बुरी होगी,
लेकिन उपाय ही क्या था। वह पहले रसोई घर में घुसा, माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उसने इम्तिनान के साथ पेट भर खाना खाया, फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताजुब हुआ। उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे और उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका तो उसके बाबू ने झलाकर कहा, अरे भाई बतलाया तो। साहब ने सिर्फ यही कहा कि आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि जो सेन साहब थे उसके पिता गिरधर लाल को, मदन के पिता गिरधर लाल को नौकरी से निकाल दिए थे। तो वही कहते हैं कि अरे भाई बतलाया तो। साहब ने सिर्फ यही कहा कि आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, कल से मकान छोड़ देना। जो मकान में रह रहे थे, आहते के अंदर एक आउट हाउस था, उसी में रह रहे थे, तो वही छोड़ देने के लिए बोले थे कि कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सज़ा की तजवीज़ होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता हुआ। वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से टकरा गया, लोटे से लग गया। लोटे की ठन ठन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौकर घुमा और मार खाने के लिए तैयारी में आज छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। जैसे छाती पर हाथ दोनों बांधकर नहीं खड़ा हो जाते, उसे खाने के लिए, मार खाने के लिए तैयार हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पीटता था। अब बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। बहुत पिटाने पर तब रोता था, बाकी बहादुरी के साथ रोता था। गिरधर निस्सहाय निठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए, दांत एकदम खिंचखिंचा लिया। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया, जो उसके पिता थे मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। वह रोने लगा। कौन? मदन रोने लगा। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। कौन उठा लिया? गिरधर लाल। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। मतलब जैसे नहीं होता है कि मार खाने के लिए तैयार है, गोदी में उठा ले, उसके पिता उठा लिया तो हक्का बक्का रह गया और अपने पिता को देखने लगा। उसे याद नहीं कि उसके पिता ने कब इस तरह से उसे प्यार किया हो। अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा कि जो किसी के लिए नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, कि एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा के दो दांत तोड़ डाले। हाँ 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 हाँ, मतलब एक तेरा बाप है कि जो आज तक सेन साहब के गुलामी करते आया है, एक तू है कि खोखा के दो दांत तोड़ डाले। आज तुम पर बहुत खुश हूँ, हंसने लगे। ठीक है, समझ में आ गया कहानी। इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग खुद से करिएगा या हम आप लोग के क्वेश्चन आंसर करवा देंगे।